कड़कड़ाती ठंड के मौसम में गरीब ननद भाभी ठंड में कड़कड़ाती हुई लकड़ियां लेकर जंगल से आती हैं। भाभी कितनी ठंड है, लगता है इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ेगी। ठीक कहती हो शिवन्या, इस बार की ठंड तो बड़ी ही कड़ाके की है। अब जल्दी जल्दी घर में चलकर चूल्हा जलाएंगे तो आग सेक लेंगे। दोनों ननद भाभी जल्दी जल्दी घर जाती हैं और चूल्हे में आग जलाकर तापती हैं। लेकिन तभी उनके घर में ऊपर की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं। छत की तरफ भाभी सुनीता की नजर जाती है। अरे ये क्या, अपनी छत तो जगह जगह से टूट रही है। ये ठंडी हवाएं वही टूटी छत से आ रही हैं। हमें इसकी मरम्मत करनी होगी, नहीं तो रात भर ठंड से कांपते रहेंगे। ठीक कहती हो भाभी, और ऐसा मौसम देखकर तो लग रहा है कि कभी भी ओले गिर सकते हैं। दोनों ननद भाभी जल्दी से अपनी टूटी हुई छत की मरम्मत करने में जुट जाती हैं। शिवन्या अपने भाई भाभी और बूढ़ी माँ के साथ मसूरी के पास एक जंगल में मिट्टी के कच्चे घर में रहती थी। शिवन्या का भाई दूसरे गांव में एक किराने की दुकान में काम करता था, जहां जाने के लिए उसे एक पहाड़ी उतरकर जाना होता था। शाम को ठिठुरता हुआ वो घर आया। लगता है इस बार कमाल की ठंड पड़ने वाली है। पहाड़ी चढ़ते उतरते तो घुटने भी दुखने लगे हैं। आप बैठ जाइए, मैं अभी आग जला देती हूँ। इसके बाद सुनीता और शिवन्या मिलकर खाना बनाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। राजीव की तनख्वाह थोड़ी ही थी, जिसमें से कुछ की माँ की दवाइयाँ आ जाती और थोड़े से पैसे बचते उससे घर का राशन आ जाता। कई बार तो महीने के आखिर में ये हाल हो जाता कि घर में राशन भी खत्म हो जाता। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। एक रोज शिवन्या पानी का घड़ा उठाकर नदी से पानी लेने जाती है। रास्ते में लौटते वक्त उसकी नजर जंगल में लगे एक पेड़ पर जाती है, जिसमें कुछ फल लगे होते हैं। वो सोच जाती है जहाँ एक राजकुमार घोड़े से नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी एक शेर दहाड़ता हुआ वहां आता है। हे भगवान, ये भूखा शेर कहीं इस राजा को शिकार न बना ले। मुझे किसी भी तरह इनकी जान बचानी होगी। शिवन्या जल्दी से वहां पड़े सूखे पत्तों में 2 पत्थरों को टकराकर उसमें आग लगा देती है, जिससे वो शेर डरकर भाग जाता है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण आज मेरी जान बच गई। लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हम शाही लोगों का एक ही शौक होता है, शिकार खेलना, और हम उसी मकसद से इस जंगल में आए थे। किसी जानवर की जान लेना अच्छी बात नहीं, और राजा का काम तो निर्दोषियों की जान बचाना होता है, किसी की जान लेना नहीं। ये कहकर शिवन्या वहां से चली जाती है। ये देख राजकुमार हैरान रह जाता है। वो उसे देखता ही रहता है। उसकी बातें राजकुमार के दिल को छू गई। राजकुमार वंशराज अपने महल लौटकर भी शिवन्या के बारे में ही सोचता रहता है। कुछ तो बात है उस लड़की में जो मैं चाहकर भी उसको भुला नहीं पा रहा। उधर शिवन्या पानी लेकर घर लौटती है, फिर अपनी भाभी के साथ घर के कामों में लग जाती है। शिवन्या जितनी सुंदर थी उतनी ही कामों में गुणी भी थी। अब उसकी उम्र 22 साल हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी की चिंता उसके घर वालों को सताने लगी। बेटा, अब अपनी शिवन्या बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी की चिंता मुझे खाए जा रही है। मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ ना जाने कब बुलावा आ जाए तो अपने रहते अपनी बेटी के हाथ पीले होते देख लूं तो सही रहेगा। माँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि उसके हाथ पीले हो जाएं, लेकिन हम गरीब से बिना दहेज के कौन ही शादी करेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए जी, अपनी शिवन्या दिखने में इतनी सुंदर है कि कोई राजा भी इसे देखते ही पसंद कर लेगा। काश तुम्हारी बात सच हो। उधर महल में राजकुमार को बेचैन देख महारानी उससे इसका कारण पूछती है। क्या हुआ राजकुमार, आप आजकल किस परेशानी में उलझे हुए हैं? हमें एक लड़की पसंद है और हम उसी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वो राजघराने से नहीं है, बल्कि एक गरीब लड़की मालूम होती है। अगर तुम्हें पसंद है तो यकीनन ही उसमें रानी वाले गुण होंगे। हम कल ही जाकर उनसे इस बारे में बात करते हैं। रानी अपने सैनिकों और दासियों के साथ फल मिठाई के साथ उनके घर पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है। क्या हमारी ननद सचमुच में महलों की रानी बनेगी? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमें भी शिवन्या बहुत पसंद आई। हमें ऐसी ही सुंदर और सुलझी हुई लड़की चाहिए थी अपने राजकुमार बेटे के लिए। मेरी बेटी सचमुच बड़ी किस्मत वाली है। लेकिन महारानी, आपकी हैसियत के आगे हम गरीब तो कुछ भी नहीं। जब रिश्ता जुड़ता है तो हैसियत नहीं देखी जाती, और शिवन्या हमें पसंद है। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो महलों में रहने वाली है या गरीब घर की लड़की। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरी छोटी सी राजकुमारी अब बड़े महलों की रानी बनने जा रही है। भगवान तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। कुछ दिन बाद राजकुमार बैंड बाजों के साथ बारात लेकर आता है। आंगन में ही मंडप सजा था। गांव वाले ऐसी शाही बारात देखकर चौंक जाते हैं और शिवन्या की किस्मत की तारीफ करते हैं। बड़ी किस्मत वाली लड़की है शिवन्या, जो एक ही झलक में राजकुमार को पसंद आ गई, और अब देखो कहाँ इस झोपड़ी से सीधा महलों में पहुंच गई।
ठीक कहती हो राधा। बड़े ही अच्छे से शिवन्या और राजकुमार की शादी हो जाती है और विदा होकर ननद अपने महल वाले ससुराल में आ जाती है, जहाँ उसकी सास यानी कि महारानी सोने की थाली से उसका स्वागत करती है। अपने महल वाले ससुराल को देखकर गरीब ननद की आंखें भर आती हैं। राजकुमार जी, माँ जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये गरीब एक दिन महलों की रानी बनेगी। काश मेरी जैसी किस्मत हर लड़की की हो। कुछ समय बाद शिवन्या के भाई को राजकुमार अपने ही राज्य में मंत्री का भार सौंप देता है और उनके लिए बड़ा सा घर भी बनवा देता है। ओफो, व्हाट इज दिस? ये मेथी का पराठा? मुझे सैंडविच खाने का मन है। मुझे नहीं खाना ये मेथी का पराठा। आप दोनों कामचोर भाभियों से एक ननद की फरमाइश भी पूरी नहीं होती। अगर एक ननद की जगह 3-4 ननद होती तो आप दोनों का क्या ही होता। ये दोनों तो मेरा काम भी भूल जाती हैं। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं सारा दिन। जाओ, अब मेरी बेटी के लिए सैंडविच बना कर ले आओ। दोनों भाभियां अपनी ननद के लिए सैंडविच बनाकर ले आती हैं और उसे खाने के बाद नव्या अपनी भाभियों से कहती है, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है तो अब तुम दोनों मेरा मेकअप कर देना। बड़ी भाभी आप मेरा हेयर स्टाइल बनाना और छोटी भाभी तुम मेरा मेकअप कर देना। अभी मैं नहा कर आती हूँ। कुछ देर बाद नव्या तैयार होने लगती है तो दोनों भाभियां उसका मेकअप करती हैं। तभी छोटी भाभी नैना कहती है, दीदी आपका हाथ खाली है, मेरे पास बहुत सुंदर चूड़ियां रखी हैं, आप उन्हें पहन लीजिए। यू गंवार, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों के साथ चूड़ियां नहीं पहनी जाती? जी दीदी। फिर तैयार होकर नव्या ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब बड़ी भाभी सोनम पोछा लगा रही होती है तो नव्या जानबूझकर मूंगफली के छिलके वहां गिरा देती है। दीदी मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया था और आपने। हाँ तो सफाई करते हुए तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगी। ठहरो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। नव्या अपनी बड़ी भाभी सोनम का हाथ मरोड़ देती है। दीदी दीदी बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। ये बहुएं तो मेरी बेटी को परेशान ही करती रहती हैं। अरे एक बार और फर्श को घिस लेती तो तेरा क्या जाता। लेकिन नव्या बेटी तू परेशान मत हो, तुझे बहुत जल्द इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। वो कैसे? तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। ये देख लड़के की फोटो। नैतिक की फोटो देखते ही पहली ही नजर में वो नव्या को पसंद आ जाता है। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी नैतिक से हो जाती है। शादी के बाद नव्या अपने ससुराल आ जाती है जहाँ उसकी एक ननद रश्मि होती है, जो कि नव्या से भी बहुत ज्यादा घमंडी थी। और जो सब नव्या अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ करती थी वही अब उसके साथ उसके ससुराल में होने लगा। ऐसे ही एक दिन नव्या की ननद रश्मि उससे कहती है, ओफो भाभी ये क्या बकवास सैंडविच बना दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए पास्ता बना कर लाओ। अब जल्दी जाओ या हाथ पांव टूट गए। लेकिन दीदी मैंने इतनी मेहनत से सैंडविच बनाई है। हाँ तो मेरी बेटी का पास्ता खाने का मन है, उसे नहीं खानी तेरी ये बेकार सी सैंडविच। नव्या उसके लिए पास्ता बनाकर लाती है। कुछ देर बाद रश्मि का कॉफी पीने का मन होता है तो वो उसे कॉफी बनाने को कहती है, लेकिन जब रश्मि वो कॉफी पीती है तो उस कप को रश्मि जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या घटिया कॉफी बनाई है आपने, अपने मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? चलो जाओ और अब मेरी सैंडल लेकर और मुझे पहनाओ, और हाँ उससे पहले यहाँ पोछा लगा दो। इसके बाद नव्या वो सब काम करती है, लेकिन उसके साथ ही उसे मायके में अपनी भाभियों के साथ अपना किया हुआ बर्ताव भी याद आ रहा था। अब वो घर का सारा काम अकेले ही करती, साथ ही अपनी ननद के सारे नखरे भी सहती। अब उसे अपने मायके की बहुत याद आने लगी। एक रोज, अरे तुम दोनों आओ आओ, वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम दीदी को लेने आए हैं, बहुत दिन हो गए उन्हें आए हुए, और हमें हमारी प्यारी ननद जी की बहुत याद भी आ रही थी। अपनी भाभियों की बात सुनकर नव्या उनके गले लग जाती है और उनसे रोते हुए माफी मांगती है। भाभी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ कितना बुरा किया था। आप पर क्या गुजरी होगी वो मुझे अब समझ आ रहा है जब मेरे साथ वो सब हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है दीदी। हाँ, अब तो हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में सबसे मिलजुल कर और खुशी खुशी रहें। उन सबकी बातें सुनकर रश्मि और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी नव्या से माफी मांगती है। इसके बाद नव्या अपनी भाभियों के साथ कुछ दिन के लिए मायके आ जाती है, जहाँ वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती।